नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। और हिस्ट्री का ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि आर्ट एंड कल्चर से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इस डिस्कशन को हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए वैदिक सिविलाइजेशन की या वैदिक संस्कृति की, तो इस संस्कृति की शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब पतन हुआ था लगभग 1750 बीसी के आसपास, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि गंगा के मैदानों में एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में है। कितने के बीच में है? 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में। और इस टाइम पीरियड को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, और उत्तर वैदिक काल को माना जाता है 1000 से 600 बीसी के बीच में। ये तो बात हुई टाइम पीरियड की कि वैदिक काल को किस प्रकार से बांटा गया है। दूसरी बात अगर की जाए कि इन वैदिक काल के बारे में जो जानकारी है वो हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है। देखो, वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है उसके प्राप्त करने के दो स्रोत हैं। एक तो है पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कोलॉजिकल जो भी प्रूफ हैं वो, और दूसरा है लिटरेचर यानी साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों में अगर बात की जाए तो वेदों को सर्वोच्चता प्राप्त है। वेदों से ऋग वैदिक काल और वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अगर बात की जाए तो पेंटेड ग्रे बेयर यानी चित्रित दूषित मृदभांड जो हैं वो इनके बारे में बताते हैं। दूसरी अगर बात की जाए आर्य शब्द की कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ यानी सुपर, श्रेष्ठ का मतलब होता है। और अगर बात की जाए कुछ समय के बाद क्या हुआ था, जब उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठ शब्द की बजाय इसका प्रयोग होने लगा था कुल के लिए या अच्छे परिवार के लिए। जो व्यक्ति अच्छे कुल या अच्छे परिवार में जन्म लेता था उसको आर्य माना जाता था उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। उसके बाद अगर बात की जाए कि आर्य सभ्यता का विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं और किन सिद्धांतों के आधार पर आर्य सभ्यता के उद्भव की स्वीकृति दी जाती है, या हम कहें कि आर्य सभ्यता का मूल स्थान क्या था, इस बारे में भी ये बताते हैं। देखो, आर्यों के मूल स्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। इनमें से 5 प्रमुख मत जो हैं हमने इस डिस्कशन में शामिल किए हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सिद्धांत जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। मेंस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यों के मूल स्थान से संबंधित मतों को स्पष्ट करें और वर्णन करें उनका, या ठीक है। तो आर्यों के मूल स्थान से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है यूरोपीय सिद्धांत। देखो, यूरोपीय सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो माना जाता है वो यूरोपीय महाद्वीप को माना जाता है। और यूरोपीय महाद्वीप में कौन कौन से जगह माने जाते हैं? ग्रीक मतलब यूनानी, लैटिन, जर्मन, गोथिक और सेल्टिक संस्कृति के भाषा विज्ञान के साथ जब तुलना की जाती है तो यह पता चलता है कि इनमें कुछ समान संबंधित फैक्ट्स थे जो इनको एक रूपता में बांधते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए कि देखो, मैटर और पेटर से जो शब्द मिलते हैं उनको मारुति और सुर शब्द से माना जाता है। दूसरी बात अगर बात की जाए इसके समर्थक कौन कौन हैं, इनके जो समर्थक हैं वो हैं सर विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर विलियम जोन्स। उसके बाद जो और अन्य समर्थक हैं हंगरी के हैं गिल्स। ठीक है, इन्होंने इन सिद्धांत का समर्थन किया है। उसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि भारत में जो आर्य आए थे वो कैसे थे? खानाबदोश लोग थे। खानाबदोश का मतलब होता है घुमक्कड़ू, मतलब एक स्थान पर नहीं रुकते थे, कभी यहाँ पर थे तो कभी, मतलब कि जो घुमंतु लोग होते हैं उनको खानाबदोश कहते हैं। मतलब जिनका पड़ाव एक स्थान पर ना होकर डिफरेंट स्थान पर वो रुकते हैं, अपना जीवनचर्या चलाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि काला सागर के उत्तर में इसको मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। काला सागर के मध्य में उत्तर को मध्य एशिया को इसका मूल स्थान आर्यों का निवास माना जाता है। देखो, डिस्कशन में दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा मध्य एशियाई सिद्धांत से संबंधित है। मध्य एशिया में क्या हुआ था, आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कौन हैं? इस सिद्धांत के समर्थक हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर को
मध्य एशियाई सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया को माना जाता है। इसके प्रमाण जो हैं हमें अवेस्ता, जो कि ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता, वहाँ से मिलते हैं। और वेदों का जो तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मध्य एशिया ही आर्यों का मूल स्थान था। उसके बाद अगर बात की जाए तीसरे सिद्धांत की, तीसरा सिद्धांत है आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत। इस क्षेत्र के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हैं डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, या बाल गंगाधर तिलक को इसका समर्थक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो हैं वो आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए हैं, यानी उत्तरी आर्कटिक, जो कि नॉर्दर्न पोल पर है हमारे। इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है ऊपर की साइड में है आर्कटिक क्षेत्र, और यहाँ से ही आर्यों का आगमन माना गया है भारत में। किसके अनुसार? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। अगर अगले सिद्धांत की बात की जाए, चौथा सिद्धांत है हमारा तिब्बती सिद्धांत, यानी आर्यों का जो मूल स्थान है उसे तिब्बत माना गया है। और इस सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक समाज सुधारक थे, ठीक है। हिस्ट्री में इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इन्हीं के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो तिब्बत है, और तिब्बत को मूल स्थान माना गया था। उसके बाद में अगर बात की जाए भारतीय सिद्धांत की, तो ऋग्वेद में जो वर्णित नदियाँ हैं उन सभी का जो स्रोत है वो इसी क्षेत्र में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन जो भी नदियाँ हैं उनका सभी का स्रोत जो है भारत में मिलता है और भारतीय महाद्वीप में मिलता है। तो इस वजह से वेदों में इस बात के प्रमाण माने जाते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो कौन सा था? आर्यों का मूल स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में क्या है? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख 5 नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं वो और सिंधु नदी, उसके अलावा एक और अन्य नदी जो अफ़गानिस्तान में बहती है। तो सप्त सैंधव प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ 7 नदियों का उद्गम होता है, या 7 नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हैं उसको कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। और इसी सिद्धांत के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान या निवास माना जाता है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद और गंगानाथ झा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं। यानी भारतीय इतिहासकारों में अगर बात की जाए डॉक्टर संपूर्णानंद दास की, तो उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। तो ये हमने जाना आर्यों के मूल स्थान से संबंधित जो मत हैं उनके बारे में। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इन 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से आर्यों का उद्भव हुआ था उसको भी आप लिख सकते हैं। चलते हैं आगे क्या है। ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ इस प्रकार हैं। वितस्ता, जो कि वर्तमान में अब झेलम है। विपाशा, जो कि अब ब्यास नदी है, ठीक है। अस्कनी, जो कि वर्तमान में चेनाब है। और एक अन्य नदी है पुरुषनी, जो कि वर्तमान में जिसका नाम है रावी। इसी नदी पर 10 राज युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध मतलब जिसमें 10 राजा ने भाग लिया था, और उनमें से एक राजा था सुदास। ये विजय हुए थे। सुदास क्या थे? ये विजय हुए थे पुरुषनी नदी के किनारे जो 10 राज युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद जो अगला रिवर है हमारा वो है सतुत्री यानी सतलज, और एक अन्य नदी है सरस्वती, जिसको अब घग्गर हाकरा नदी भी कहा जाता है। और ये सबसे पवित्र नदी मानी गई थी। सरस्वती जो थी सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वैदिक कालीन। इसको नदी तमा भी कहा जाता था, यानी नदियों की आत्मा भी इसको कहा जाता था। उसके बाद अगर बात की जाए सिंधु की, तो सिंधु की चर्चा ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई। देखो, नदियों की अगर बात की जाए, इन नदियों में सर्वाधिक जो चर्चा की गई है ऋग्वेद में वो की गई है सिंधु नदी की। उसके बाद नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है सदानीरा, जिसको वर्तमान में गंडक नदी भी कहा जाता है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो हमारा आर्यों का प्रशासन है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आर्यों का प्रशासन किस प्रकार का था। आर्यों का प्रशासन जो था वो राजा चयनित होता था। कैसा होता था? राजा का जो है वो चयन किया जाता था, लेकिन राजतंत्र जो था वो लोकतांत्रिक नहीं था बल्कि राजतंत्रात्मक था। उसके बाद अगर बात की जाए, राजा का पद दैवीय नहीं माना जाता था, यानी उसको किसी देव की उत्पत्ति नहीं माना जाता बल्कि लौकिक था वह, और उसको केवल कबीला का स्वामी माना जाता था, यानी वह कबीला का मुखिया मात्र होता था। जैसे क्या होता था उस समय कबीला प्रणाली प्रचलित थी वैदिक कालीन में, और कबीले के प्रमुख को ही राजा माना जाता था। उसके बाद राजा के पास क्या अधिकार थे? राजा जो है वह
जो भी भूमि थी उसका स्वामी नहीं माना जाता था। राजा की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी कि राजा की कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से जो सिचुएशन है वो भी उसकी क्लियर नहीं थी। उसके बाद इसे जनस्य गोपा भी कहा जाता था। जनस्य गोपा का मतलब है लोगों का मुखिया भी इसको कहा जाता था। और राजा ग्रामीण भी कहलाता था। राजा से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा क्या था, ग्रामीण भी कहलाता था और राजा को जनस्य गोस्पा भी कहा जाता था। और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्वैच्छिक कर था बलि, ये राजा की सेना होती थी जिसके नाम पर, देखो राजा की सेना थी उसके नाम थे सात, भात और गण, ये राजा की सेना के नाम थे। और एक स्वैच्छिक कर था जो सभी को देना पड़ता था, बलि स्वैच्छिक कर था जो सभी को देना पड़ता था। आर्यों के सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो वैदिक समाज एक आदिवासी समाज था। कैसा समाज था, वैदिक समाज एक आदिवासी समाज था या ग्रामीण समाज था। दूसरी बात, यहाँ के जो लोग थे वो अर्ध घुमंतु थे। हमने बताया था कि खानाबदोश थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जीवनचर्या की तलाश में घूमते रहते थे। और यहाँ की जो जनजातियाँ थीं वो जनजातियाँ जन कहलाती थी। क्या कहलाती थी, जन। आर्य जनजातियाँ जो है, यहाँ पर मिस्टेक है, आर्य जनजातियाँ जन कहलाती थीं। और इनका जो प्रमुख होता था वो क्या होता था, राजन, यानी जन का प्रमुख क्या होता था, राजन। जन में जनजातियाँ शामिल थीं और इनका प्रमुख होता था राजन, जिसको गोपति या गोप भी कहा जाता था। गोपति या गोप का मतलब होता है गायों का रक्षक, यानी जो व्यक्ति गायों की रक्षा करने वाला होता था उसी को राजन कहा जाता था और उसी को गोपति कहा जाता था। और मुख्य रानी जो थी उसके लिए क्या कहा जाता था, राजन की जो पत्नी होती थी उसको महिषी कहा जाता था। क्या कहा जाता, महिषी कहा जाता था। यानी मुख्य राजन जो थे उनकी पत्नी महिषी कहलाती थी। उसके बाद क्या हुआ था, देखो कई बार क्या हुआ था, जन जो थे यानी जो जनजातियां थीं उनका पणियों से, पणियों कौन थे, पणियों थे व्यापारी, व्यापारियों से इनका टकराव हो जाता था कई बार। और इस टकराव के कारण क्या होता था कि युद्ध होता था। और युद्ध को क्या कहा जाता था, युद्ध को कहा जाता था गवष्टि। और युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था या गवेषणा या गोसु भी कहा जाता था। गवेष्टि का मतलब ये होता था कि गायों को ढूंढने के लिए। इसमें होता क्या था, देखो जब जन और पणियों के बीच में जब युद्ध होता था तो कई बार क्या होता था कि मवेशियों को जंगल में छुपा दिया जाता था पणियों के द्वारा, तो यानी जो व्यापारी थे उनके द्वारा छुपा दिया जाता था। तो इस प्रकार एक युद्ध हो जाता था, ठीक है। या हम कहें, इस प्रकार हम कह सकते हैं समाज का जो राजनीतिक ढांचा है वो काफ़ी कुछ राजशाही रूप से मिलता जुलता था। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी कि राजा का जो पद था वह कैसा था, वंशानुगत नहीं था। यानी राजा का पद वंशानुगत नहीं था, राजा चयनित होता था। वैदिक और अवैदिक लोगों के बीच में काफ़ी असमानता पाई जाती थी और ये असमानता जो थी वर्ण के आधार पर थी। मतलब कि जो गौर वर्ण के लोग हैं वे क्या थे, वो आर्य कहलाए, और जो गौर श्याम वर्ण के थे उनको क्या कहलाया गया, उनको कहा गया अनार्य या अवैदिक लोग कहा गया। दूसरी बात अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्यों का विभाजन पुरोहित, राजन और विश्व के रूप में हुआ था। पुरोहित कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय थे राजन, और विश्व कौन थे, वैश्य और शूद्र। देखो समाज की अगर बात की जाए तो आर्यों का जो समाज है वो 4 लेयर में बटा हुआ था। सबसे पहले कौन थे, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। देखो ब्राह्मण क्या थे, पुरोहित जो थे वो ब्राह्मण जाति से होते थे और राजन जो हैं वो क्षत्रिय जाति से होते थे, जबकि व्यापारी जो थे वो वैश्य जाति के होते थे। और शूद्रों का काम होता था ऊपर के तीनों का सेवा करना। तीनों जो लेयर हैं या तीनों जो स्तर हैं या तीनों समाज के जो घटक हैं उनकी सेवा करना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने का काम जो था वो शूद्रों का था। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो ऋग्वेद में एक छंद है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं एक कवि हूँ, यानी मैं एक कवि हूँ और मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ एक पत्थर द्वारा जो अन्न पीसने वाली चक्की होती है वह चलाने वाली है। यानी इसका मतलब ये है कि एक साथ एक परिवार में कई शिल्प जो हैं वो काम करते थे, मतलब किस विभिन्न प्रकार के पेशों को अपनाया जाता था। इस प्रकार आगे देखते हैं क्या है, आगे है वैदिक अर्थव्यवस्था। वैदिक अर्थव्यवस्था क्या है, वैदिक अर्थव्यवस्था में ये बताया गया है कि वैदिक कालीन समाज जो था वो एक ग्रामीण समाज था, हमने डिस्कस किया। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है
कि इनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था, पशुपालन, यानी पशुपालन के द्वारा ये अपना जीवन चलाते थे और जीविका का जो आधार था वो पशुपालन था। और जो वर्तमान तत्कालीन समाज में क्या था, धन को मापने का जो एक पैमाना था वो क्या था, पशुओं की संख्या। पशुओं की संख्या के द्वारा धन को मापा जाता था, यानी जिस व्यक्ति के पास पशु अधिक होते थे वह अमीर माना जाता था और जिस व्यक्ति के पास पशुओं की संख्या कम होती थी उसको गरीब माना जाता था। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पशु होते थे उसको गोमत कहा जाता था। गोमत का अर्थ होता है जिसके पास बहुत सी गाय हों, यानी बहुत अधिक गाय रखने वाले को गोमत कहा जाता था। कृषि का भी चलन था, कृषि का चलन था और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, यानी वैदिक कालीन समाज में जौ के पैदावार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी वर्णन मिलता है, जैसे बढ़ई, बतंज, चमड़ा और सिलाई आदि का उल्लेख भी वैदिक कालीन समाज में होता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि राजस्व की प्रणाली क्या थी, यानी रेवेन्यू का सिस्टम था वो कैसा था। देखो, रेवेन्यू का जो सिस्टम था कोई एक फिक्स सिस्टम यहाँ नहीं था। राज्य के भरण पोषण के लिए स्वैच्छिक उपहार जो जनता देती थी, जो हमने पहले डिस्कस किए, वो कौन थे, बलि एक स्वैच्छिक कर था जो जनता राज्य के भरण पोषण के लिए स्वैच्छिक रूप से राज्य को देती थी। इस प्रकार कहा जाए कि रेवेन्यू सिस्टम जो है जनता के द्वारा स्वैच्छिक रूप से चलाया जाता था। उसके बाद अगर बात की जाए कृषि की, तो कृषि में हमने बताया कि जौ का उत्पादन किया जाता था। अब बात की जाती है ऋग्वैदिक कालीन धर्म की। ऋग्वैदिक कालीन धर्म क्या था और किस प्रकार का था। देखो, ऋग्वेद में ना तो कोई मंदिर है और ना ही किसी मूर्ति पूजा की बात की गई है, मतलब मंदिर और मूर्ति पूजा के साक्ष्यों की बात नहीं की गई है ऋग्वेद में। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ऋग्वैदिक कालीन समाज में मंदिरों की व्यवस्था थी, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक देवताओं की पूजा की जाती थी। प्राकृतिक देवताओं में कौन आ जाते हैं, जैसे प्राकृतिक देवताओं में वर्षा, वायु, जल, मेघ आदि इनकी पूजा की जाती थी। वर्षा का देवता माना जाता था किसी को वायु का देवता माना जाता था और किसी को जल का देवता माना जाता था। तो इस प्रकार जो पूजा का जो पैटर्न था वो क्या था, वो था नेचुरल जो पावर होती हैं उनको पूजा जाता था। दूसरी अगर बात की जाए कि देवताओं की जो पूजा होती थी वो खुले आकाश में होती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक चित्र है वैदिक कालीन समाज में पूजा करने का। खुले आकाश में होती थी और यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गाय को अघन्य या ना मारने योग्य कहा गया है। क्या कहा गया है, अघन्य या ना मारने योग्य। बलि दी जाती थी तत्कालीन समाज में और मांसाहार का भी उल्लेख मिलता है कई सारे वर्णन में। उसके बाद अगर बात की जाए वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे। वैदिक कालीन देवताओं में अगर बात की जाए तो इंद्र जो हैं सबसे महान देवता थे और आर्यों के महानतम देवता इंद्र को माना जाता है। इनसे संबंधित 250 मंत्र हैं। अगर बात की जाए सभी देवताओं में तो सर्वाधिक मंत्र जो हैं वो इंद्र को ही समर्पित हैं और इनको पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। दूसरी बात, इनको माघवन भी कहा जाता था, वित्रहन भी कहा जाता था। वित्रहन का मतलब होता है अराजकता का अंत करने वाला। क्या होता है, अराजकता का अंत करने वाला। उसके बाद अगर बात की जाए अग्नि की, अग्नि जो है वो महानता की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी दूसरे प्रमुख देवता हैं और इनसे संबंधित 200 मंत्र जो हैं ऋग्वेद में वर्णित हैं। पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र इनको कहा जाता है। मनुष्य और देवता के बीच में ये मध्यस्थ का काम करते थे। जैसे कोई यज्ञ किया जाता था तो उसमें अग्नि देवता जो हैं मनुष्य और देवता के बीच में, यानी भगवान के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं अग्नि देवता। उसके बाद अगर बात की जाए वरुण की, वरुण जो है वो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और जल का प्रतीक माना जाता है इनको, यानी वाटर का जो सिंबल है वो माना जाता है वरुण को, और रीति और लौकिक व्यवस्था की देखभाल करने वाला भी माना जाता है। नैतिकता की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम जो थे वो वरुण देव थे। वरुण देवता को माना जाता है, जो वैदिक कालीन देवता थे वरुण। नैतिकता के मामले में ये सबसे उत्तम स्थान पर थे देवताओं में। उसके बाद अगर बात की जाए सोम की, तो सोम में क्या होता है, पेड़ पौधों का जो देवता है वो माना जाता है सोम को। ब्राह्मणों का देवता भी माना जाता है। नवे मंडल में सभी मंत्र जो हैं वो सोम से समर्पित हैं लगभग। हिमालय को सोम नामक पौधे का स्रोत माना जाता है। देखो, सोम एक पेड़ पौधों के जो देवता थे उनको माना जाता है। दूसरी बात, सोम एक पौधा भी माना जाता है जो कि हिमालय पर पाया जाता है। उसके बाद बात की जाए, ये सबसे बुद्धिमान देवता थे।
कवियों को मंत्र रचने की प्रेरणा देने वाले यही देवता थे सोम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी में रिलेट करके यूपीपीसीएस में कि कवियों को मंत्र की रचना देने वाले देवता का नाम क्या था ऋग्वैदिक कालीन, तो आंसर होता है सोम। उसके बाद अगर बात की जाए अन्य देवताओं की तो यम जो कि मृत्यु के देवता कहलाते थे। रुद्र की पहचान की जाती है शिव से, यानी जो रुद्र थे वैदिक कालीन देवता उनकी पहचान की जाती है प्राचीन शिव से। और यूनानी देवता अपोलो से भी इनको रिलेट किया जाता है रुद्र को। जड़ी बूटी का संरक्षण करने वाला देवता अगर पूछा जाए एग्जाम में तो रुद्र हैं। रुद्र जड़ी बूटियों के संरक्षण से संबंधित देवता हैं। उसके बाद अगर बात की जाए पूषण की, पूषण जो है जंगल के रास्तों मवेशियों का देवता, मतलब पशुओं के देवताओं को पूषण कहा जाता था। जंगल के रास्तों के जो देवता थे उनको भी पूषण कहा जाता था। दिन और रात परिवर्तन का देवता, यानी दिन और रात क्यों होता है इसके कारण के जो देवता हैं वो भी पूषण हैं, यानी पूषण को दिन और रात के परिवर्तन का देवता माना जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए सूर्य की तो सूर्य जो है धौस का पुत्र कहलाते हैं और अंधेरे को दूर करने वाला माना जाता है इनको। उसके बाद अगर बात की जाए सावित्री की, सावित्री जो है सौर्य देवी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, काफ़ी सुना होगा आपने गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अन्य देवताओं की अगर बात की जाए तो पृथ्वी इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी जिसको भूदेवी भी कहा जाता है। उसके बाद वायु की बात की जाए तो वायु हवा के जो देवता हैं यानी पवन के जो देवता हैं उनको वायु कहा गया। अश्विन युद्ध और उर्वरता के देवता हैं, अश्विन जो हैं वो युद्ध और उर्वरता के देवता हैं। उषा भोर की देवी और 300 बार मंत्रों का उल्लेख, देखो उषा का जो उल्लेख है सर्वाधिक बार है देवियों में और भोर की देवी कहा जाता है इनको। उसके बाद अगर बात की जाए सिनीवली की, सिनीवली क्या है, संतान प्रदान करने वाली देवी हैं, उनका नाम है सिनीवली। और अदिति क्या है, अदिति जो हैं देवताओं की माता का नाम है अदिति, यानी जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे उनकी माता का नाम क्या था, अदिति माना जाता है। और अदिति को देवताओं की माता का स्थान दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए वैदिक संस्थाएं क्या क्या हैं, वैदिक संस्थाएं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैदिक जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके काम क्या क्या हैं। वैदिक संस्थाओं में अगर बात की जाए सबसे पहले सभा आती है। सभा में क्या है, न्याय का काम करती थी ये, और इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। देखो सभा का काम क्या था कि ये न्याय का काम करती थी और इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थीं। इसके अध्यक्ष को सभ्य या सुजात कहा जाता था, जो सभा का अध्यक्ष होता था उसको सभ्य या सुजात भी कहा जाता था। दूसरी बात, सभा में केवल अभिजात वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और ये छोटी संस्था थी, मतलब इसमें केवल अभिजात वर्ग के लोग थे, यानी जो उच्च कुल के लोग थे उनको शामिल किया जाता था और ये छोटी संस्था होती थी, लेकिन इसका जो होल्ड था यानी पावर जो थी वो सर्वाधिक होती थी। उसके बाद अगर बात की जाए समिति की, समिति में क्या था, राजा का निर्वाचन का काम जो है भाई यही समिति कहती थी और इस समिति को का जो अध्यक्ष होता था उसको पति या ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता, ईशान कहा जाता था समिति के अध्यक्ष को। और समिति का जो आधार था वो क्या था, व्यापार था, यानी जनसभा थी और इसमें जो है सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता था और इसके सभापति जो होते थे वो राजन कहलाते थे। दूसरी बात अगर बात की जाए, इसका जो विस्तार है वो काफ़ी था, व्यापक था समिति में, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया था लगभग। उसके बाद अगर बात आती है विदत की, विदत क्या थी, विदत जो थी सैनिक असैनिक कार्यों को करती थी और ये सबसे प्राचीन संस्था थी, सैनिक असैनिक कार्यों को करती थी और ये सबसे प्राचीन संस्था थी। ये वैदिक कालीन 3 संस्थाएं हैं, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, वैदिक साहित्य की बात की जाए तो वैदिक साहित्य में देखो वेद आते हैं हमारे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी आते हैं वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में अगर बात की जाए सबसे पहले वेदों की, तो वेदों में 4 वेद हैं और 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप ऋग्वेद से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उनको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 10, 28, 462। देखो 10 क्या हैं, मंडल हैं, 10, 28 क्या हैं, सूक्त हैं और 10, 462 क्या हैं, ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का जो 2 से 7 मंडल हैं ये प्राचीन है, यानी दूसरे से 7वां जो मंडल बना है ये सभी प्राचीन मंडल हैं और बाद के जो मंडल हैं वो उनको बाद में जोड़ा गया है।
तीसरी बात अगर की जाए इम्पॉर्टेंट मंडल्स की कि कौन कौन से मंडल इम्पॉर्टेंट है, तो तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, चौथा मंडल कृषि से संबंधित है, सातवां मंडल शिक्षा से संबंधित है, आठवां मंडल जो है वो कर्ण वन से संबंधित है, और नौवां मंडल ऋग्वेद का है सोम से संबंधित। और 10वें मंडल की अगर बात की जाए तो इसमें पुरुष सूक्त है, जिसमें चार समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 10वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर बात की जाए ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उनको क्या कहा जाता था। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था ऋग्वेद के पाठ करने वाले को। दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पर इनके कौन कौन से ब्राह्मण थे, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ऐत्रेय और कौशितकीय। क्या थे? ऐत्रेय और कौशितकीय जो ब्राह्मण थे वो ऋग्वेद के थे। उसके बाद अगर बात की जाए उपनिषद की, तो ऐत्रेय और कौशितकीय उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथ जो था हमारा ऋग्वेद, यानी वेद जो था ऋग्वेद, उसके उपनिषद थे ऐत्रेय और कौशितकीय। उसके बाद अगर बात की जाए सामवेद की, तो सामवेद क्या है? सामवेद में हमारा डिस्कशन मिलता है आपको सभी का, जिसमें गद्य एवं पद्य रचित सभी रचनाएं मिलती हैं सामवेद में आपको। और इसमें अधिकतर जो छंद हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें रागों की संख्या जो है वो 1810 है। एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 1810 रागों की संख्या। और गंधर्व वेद जो है वो उपवेद है सामवेद का। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, संगीत से संबंधित पुस्तक है, यह वेद है सामवेद। ध्रुपद राग भी मिलता है इसमें, जिसे बाद में तानसेन ने गाया था। तानसेन ध्रुपद राग के लिए काफ़ी फेमस थे, और ध्रुपद राग का जो वर्णन है वो सामवेद में भी मिलता है। इसके पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, यानी सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। पंचवेद, षड्वेद, जैमिनी, ये क्या हैं? ये ब्राह्मण हैं सामवेद के, पंचवेद, षड्वेद और जैमिनी। उसके बाद बात की जाए छांदोग्य और केन, ये क्या हैं? ये उपनिषद हैं सामवेद के। देखो मैच द फॉलोइंग में कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण और उपनिषद दे दिए जाते हैं, और दूसरी लिस्ट में किसी वेद का नाम होता है, उनको हमें मैच करना होता है। तो आपको ब्राह्मण और उपनिषद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से मैच कर सकें और करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद यजुर्वेद की बात आती है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इन ब्राह्मणों को भी इम्पोर्टेंट रखना है। सबसे प्रमुख ब्राह्मण जो है वो शतपथ ब्राह्मण को ही माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? इसमें मंत्र हैं सिर्फ, और कृष्ण यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो इसमें मंत्र और गद्य दोनों शामिल हैं। और धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है। धनुर्वेद यानी धनुर्वेद जो है उसको यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है। इस यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। और बृहदारण्यक एवं ईश जो हैं इनके उपनिषद हैं। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक और ईश जो हैं यजुर्वेद के उपनिषद हैं। चलते हैं आगे। आगे हमारा है अर्थवेद यानी अथर्ववेद, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, अथर्ववेद। अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए जादू टोने की बात की गई है। यानी यह एक ऐसा वेद है जो कर्मकांडीय है, जिसमें कर्मकांडीय जो गठन होते हैं या जो कर्मकांडीय प्रथाएं होती हैं उनको बल दिया जाता है अथर्ववेद में। और इसका जो प्रमुख ब्राह्मण है वो है गोपद ब्राह्मण। इनके उपनिषद की अगर बात की जाए तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद जो हैं वो प्रमुख हैं अथर्ववेद के। उसके बाद अगर बात की जाए शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। क्या है? शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर बात की जाए ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण क्या हैं? ब्राह्मण एक ऐसा ग्रंथ होते हैं जो यज्ञ समारोह के पालन करने की नियमों की व्याख्या करते हैं। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ में जो भी नियम और पालन होते हैं उनकी व्याख्या दी हुई है। मगर ये वेदों की स्तुति का स्पष्टीकरण जो है वो परंपरावादी, मतलब जो ट्रेडिशनल स्पष्टीकरण है उसके अनुसार ये वेदों की स्तुति करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अरण्यक की, तो अरण्यक क्या है? देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण जो है वो कौन सा है? सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ये आपको याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद अरण्यक की बात की जाए, इसे वन की पुस्तक कहा जाता है, और वन में रहकर गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप ये इमेज है अरण्यक की। अरण्यक जो है वन की पुस्तक भी कहा जाता है,
गुरुओं की शिक्षा जो प्राप्त की जाती है गुरुओं के पास रहकर वो की जाती है। दूसरी बात अगर बात की जाए, ब्राह्मण ग्रंथों का इन्हें अंतिम भाग माना जाता है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यज्ञों के नियम और सभी पालन दिए जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम भाग है वो अरण्यक को माना जाता है। उसके बाद बात आती है उपनिषद की। उपनिषद में क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, मतलब कहीं पर भी आप कर सकते हैं लेकिन किसी के पास बैठकर। उपनिषदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 108 है। और दूसरी बात की जाए 13 सबसे प्रसिद्ध उपनिषद हैं जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उसके बाद उपनिषद जो हैं आत्मा और ब्रह्मा पर केंद्रित हैं, जिनमें सभी संबंधित प्रश्नों को हल करके दिखाया गया है। मतलब जो भी प्रश्न मन में उठते हैं आत्मा और ब्रह्मा से संबंधित, उनकी आपको व्याख्या जो है वो उपनिषदों में मिल जाएगी। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। सबसे प्रसिद्ध उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की बात की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने अभी बात की थी, मांडुक्य उपनिषद ब्राह्मण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथर्ववेद का जो मांडुक्य उपनिषद है इसमें सत्यमेव जयते की बात की गई है। उसके बाद अगर बात की जाए वेदांगों की, तो वेदांग होते हैं 6 हमारे। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये होते हैं 6 वेदांग। ठीक है, वेदों के अंतिम जो संबंधित स्रोत होते हैं उनको वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा क्या है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेत्र हैं वो हैं हमारे ज्योतिष वेदों के नेत्र हैं, यानी जो ज्योतिष है वो वेदों के क्या है, नेत्र हैं। शिक्षा वेदों की नाक है, यानी जिस प्रकार हमारी नाक होती है उसी प्रकार शिक्षा वेदों की नाक है। उसके बाद अगर बात की जाए व्याकरण वेदों का मुख है, यानी व्याकरण को वेदों का मुख माना जाता है। कल्प वेदों के हाथ हैं, कल्प से मतलब क्या होता है, हाथ होता है। छंद वेदों के पाद हैं, यानी पैर हैं, छंद वेदों के पैर हैं। इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि वेदांग क्या हैं। तो आज की डिस्कशन में हमने देखो क्या देखा, जल्दी से देख लेते हैं। हमने वेदांगों के बारे में डिस्कस किया, हमने ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में डिस्कस किया, हमने 4 वेदों के बारे में डिस्कस किया और हमने वैदिक संस्थाएं जानी, वैदिक कालीन देवताओं के बारे में हमने डिस्कस किया। ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का था ये हमने जाना। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था क्या थी, आर्यों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, आर्यों का प्रशासन किस प्रकार का था, और वर्णित नदियों के बारे में हमने जाना। उससे पहले हमने जाना था आर्यों के मूल स्थान से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात, इससे बाद में क्या होगा, जो हमारी जो सीरीज़ है वो आर्ट एंड कल्चर पर फोकस रहेगी। इसकी अगली वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।